फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने पिछला अगर एग्जाम दिया होगा 2-3 सोशल वर्क का, 3 तो मैंने ही दिया है और तीनों में 99 परसेंटाइल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक जो रिपीटेड टॉपिक घुमा फिरा करके या सामने से भी डायरेक्टली पूछा गया है वो है केस वर्क रिकॉर्डिंग। और एक खास बात मैं आपको दिखाने वाला हूं, मेरा जो नोट्स था हैंड रिटन वो अब हिंदी में भी तैयार हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि यूजीसी नेट के लिए हिंदी में भी, क्योंकि ये नोट्स आपको 1000 पेज का नहीं है, 500 पेज का नहीं है, ये 250 के आसपास आपका पेज होगा। और इसके अलावे भी हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड हिट लिस्टेड टॉपिक देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, ये अगर आपको चाहिए, ये पूरा नोट्स है चूंकि 250 पेज का, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको हमें हमारे या तो गूगल पे पर पे करके आप ले सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू, या आप हमारे एप्लीकेशन पे भी पे कर सकते हो। दोनों रास्ते हैं। एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट है, एकेडमी पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ग्रुप का लिंक है। मान लो आपको हिंदी में चाहिए नोट्स, तो चलिए शुरू करते हैं केस वर्क रिकॉर्डिंग। लेकिन केस वर्क रिकॉर्डिंग से पहले जरा एक चीज हमें बताइए कि क्या केस वर्क के प्रोसेस को रिकॉर्ड आप बिना बात किए तो कर नहीं सकते हो? इंटरव्यू तो करना होगा ना आपका। इंटरव्यू किसी का, सपोज दैट आपके पास, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको पढ़ने में आलस आ रहा है, आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ने के लिए कोई डिफरेंट एम टारगेट नहीं दिख रहा है, अपनी घर की मजबूरियां परेशानियां नहीं दिख रही हैं, तो आप क्या करोगे? आप करोगे, क्या करोगे? केस वर्क करोगे खुद का या दूसरे से करवाओगे? पहला चीज भाई, क्यों नहीं पढ़ते, बात शुरू होगी आपसे। तो इंटरव्यू क्या होता है? एक बातचीत ही तो होता है, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए होगा तो अलग अलग चीजें होंगी। तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। सामाजिक केस वर्क में साक्षात्कार के सिद्धांत आप यहां देख सकते हो, इंग्लिश में कोटेशन भी लिखा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच संचार का यह मुख्य साधन होता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन वो करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है, रैपो बनाया जाता है। देखो, कोई भी कम्युनिकेशन, सपोज दैट एक क्रिमिनल आया और उसका आपको इंटरव्यू करना है या काउंसलिंग करना है, अब जज के ऑर्डर से, या कि कोई भी आपको अपनी खुद की एक्टिविटी है, अब वो बात ही नहीं करना चाहता, आपने उसे पूछा कि हेलो आप कैसे हो, वो ताश खेल रहा है, आप, ऐसा हो चुका है कई दफा, आप उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाद में बोलोगे वो तो क्रिमिनल है, वो डांट भी देगा आपको, आप सोचोगे यार ये तो मार भी देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो बात नहीं करना है। मेरे प्रोफेसर्स की मैं बता रहा हूँ एक घटना। वो एक मर्डरर था, मतलब 20 बार वो गए, वो बात करने को, बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो अब जिंदगी तुम्हारी है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ समझौते करो और कुछ चीज़ों पे अमल करो, नहीं करते हो तो आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें हुई थी पिछले कुछ दिनों में, थोड़ी थोड़ी बातों का जवाब वो देता था। तो कहने का क्या मतलब है, रैपो बिल्डिंग बनाना जरूरी है, वो बात ही नहीं करेगा, अब आप उसको एज ए क्रिमिनल ट्रीटमेंट करते हो। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स में आपने देखा होगा कि ये प्रिंसिपल उस पर लागू नहीं होगा, उस पर लागू होगा। उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही कोई काम करना है। पहली चीज, पर्पजफुलनेस होनी चाहिए। तो आप कहीं भी इंटरव्यू करने जा रहे हो, मैं इंग्लिश वाले पे ले चलता हूं, हिंदी है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पर्पजफुलनेस होना चाहिए। आप खुद सोचो कि आप क्यों वहां इंटरव्यू करने गए हो। ये जब चीज आप खुद क्लियर कर लोगे ना, आपके दिमाग में कहीं कोई क्लटर नहीं होगा, कहीं कोई कचरा नहीं होगा। आपको क्या करना है आप सोचोगे कि ये, उसी पे एग्जांपल लेते हैं, चाइल्ड जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का एक शिकार बच्चा है, उससे पूछोगे हाय बच्चे क्या नाम है आपका, तो बताएगा कुछ सुजीत महतो या कुछ भी, जो बताए वो। उसके बाद कहोगे बहुत अच्छी शर्ट आपने पहनी है, कहाँ से ली, तो उसे लगेगा यार ये आदमी तो मेरे बारे में इंटरेस्ट ले रहा है, सब मुझे कहते हैं गंदा है, खराब है, ये है, क्रिमिनल है, ये तो कह रहा है कि मैं अच्छा शर्ट पहना हूं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी कहां से शुरू हो रही है? पर्पज आपका क्लियर है, आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए उस बच्चे से मेरी बात होनी चाहिए, उसकी सारे प्रोसेस को मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, मेरा ये काम है। और काम कभी सीधे तरीके से नहीं होता है, याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि पुलिस वाले को बड़ा आराम है, कोई डीआईजी है बड़ा आराम है, उनके ऊपर पहाड़ जैसा बोझ रहता है। कभी किसी पुलिस वाले से ना कोई एड्रेस पूछ के देखो, कितना चिड़चिड़ा रहता है वो, उसको क्लियर दिमाग में रहता है कि अरे यार रोज तो लोग यही चीज पूछते हैं। एवरी इंटरव्यू मस्ट हैव अ क्लियर पर्पस। क्लियर पर्पस आपका होना मांगता है। अगर आपके पास क्लियर पर्पस है तो याद रखिएगा आपको कोई डिगा नहीं सकता, लेकिन क्लियर पर्पस होना चाहिए। नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्यों करना है? इंफॉर्मेशन मतलब उसका नेम,
कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ किस जिले से हो, कहाँ घर है, कौन सी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो आपको क्लियर पर्पज होना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करनी है और उसके बाद उसका फॉलो अप करना है, ठीक है। उसकी वो चीजें बतानी है जो वो नहीं जानता है और वो जानना चाहता है, ठीक है। जब ये आप करोगे तो उसको भी इंटरेस्ट होगा, रैपो बिल्डिंग आपका स्टार्ट होगा कि यार नहीं वो सर आते हैं ना, वो अच्छी से बात करते हैं, उसने गाली दे दी, उसके मुंह से गाली निकल गई, आपने कहा कोई नहीं, गाली इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन कहाँ देना है ये आपको सोच समझ के देना है। तो सोचेगा हाँ बात तो सही है, हर जगह तो हम गाली नहीं दे सकते। ये चीजें समझाई जाती हैं। आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए घर पे या किसी चीज़ों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज़ ईएमआई और इन सब के चक्करों में हर किसी का गला फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे पर्पसफुलनेस होना चाहिए, इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उससे बात करिए किस हाल में आपने मर्डर किया। जैसे एक लड़की को छेड़ रहा था, एक गुंडा था, उसके भाई ने उसका मर्डर कर दिया, तो वो गया थाने में, तो उसको कोई वो नहीं था, पुलिस वाले ने पूछा क्यों मार दिया, करे छेड़ रहा था, रोज परेशान करता था, हमने एक बार समझाई उसको, नहीं समझा तो अगली बार मार दिया। नहीं समझ रहे हो बात। तो ये परिस्थिति वश ऐसी सिचुएशन हो जा रही है कि उसने मार दिया। अब उस चीज का अगर गिल्ट फीलिंग उसके अंदर आ जाएगा तो उसका जो ईगो है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो इस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्री एक्सप्रेशन। अब ये याद रखिएगा, रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको ट्रस्ट, यानी कि आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। अब सपोज दैट आप पहुंचे, बोले यार बहुत गंदे बच्चे हो यार, दूर रहो तुम, छड़ो। अब वो क्या आपसे ट्रस्ट करेगा? वो सोचेगा ये तो पहले ही घृणा कर रहा है मुझसे। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट यानी आप जहां बैठे हो वहां मतलब कोई सिगरेट की महक आ रही है, कोई दारू की महक आ रही है, आप ही कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे अगर नहीं पी रहे हो आप। तो सीधी सी बात है, जैसे मैं वाइन वगैरह नहीं पीता, तो मुझे वैसे जगह पे आप रख दो तो दिक्कत होगी। वहां पता चले कचरा फेंका हुआ है, वहां लोग हल्ला कर रहे हैं, वहां तरह तरह की साउंड दिमाग में आ रही है, कितना भी पीसफुल माइंड हो, बार बार जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो रैपो बिल्डिंग वहां से नहीं होगी। एक शांति वाले एनवायरनमेंट में बैठेंगे, उसको अपने पास बैठाएंगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, जस्ट फॉर रैपो बिल्डिंग। इम्पैथी, वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस आर एसेंशियल। इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर होता है, याद रखिएगा। देखो सिंपैथी होता है ओ हो आप गिर गए हो, चोट लग गई होगी, आपके पैर टूट गए, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी। इम्पैथी का मतलब होता है कि अरे यार हाँ हाँ सही कह रहे हो यार, बड़ी चोट लगता है वहां पे, ये वाली हड्डी ना दुख रही होगी आपकी। तो वो सामने वाले को लगेगा हाँ यार इसने खुद झेला है, इसीलिए तब तो डिटेल बता रहा है ये। इम्पैथी का मतलब होता है वो चीज हम खुद से फील कर रहे हैं, यार सही कह रहे हो। जैसे किसी का क्या होता है ना, इरोजन हो जाता है, रोड पे गिर गया, छिल गया उसका, तो जब छिल जाएगा एब्रेजन उसको कहते हैं, तो रगड़ हो जाने की वजह से अब आप कहोगे अरे यार बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मतलब छन छन करेगा आपका, उफ प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। समझ रहे हो आप? इम्पैथी, आपको वार्मथ रहना है, जाओ हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाइए उससे, जाके बात करो उससे, अरे कैसे हो यार, बढ़िया लग रहे हो आज तुम एकदम। वार्मथ फीलिंग रखनी है आपको, ये नहीं कि अरे कैसे हो यार, क्या बात है, नहीं। एक्सेप्टेंस जो है आपको इसेंशियल रखना है कि अरे बढ़िया लग रहा है, आओ आओ बैठो मेरे बगल में। तो सोचेगा यार हमसे तो कोई नहीं बात करता, ये बात कर रहा है, ठीक है। अरे आओ चाय पीते हैं, चलो चाय मंगाता हूं मैं, पियो। तो बोलेगा नहीं नहीं गंदी चाय पिलाते, अरे मैं पिलाता हूं ना बढ़िया चाय, आओ। ठीक है। क्लाइंट्स पार्टिसिपेशन, क्लाइंट को एनकरेज करना है कि वो इस प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, ठीक है। इंटरव्यू शुड नॉट बी वन साइडेड। एक याद रखिएगा, अगर जैसे मैंने बताया अभी शुरू में ही कि अगर उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप क्या करोगे। अच्छा ये ग्रुप वर्क और इन सब दोनों में होगा। ग्रुप वर्क में भी आप पूरे ग्रुप से बात करते हो, लेकिन इंडिविजुअली भी बात करते हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इंटरव्यू कभी भी वन साइडेड नहीं होगा। जैसे आप जाओगे इंटरव्यू देने तो आपसे पूछेंगे क्या नाम है आपका, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बोलोगे सर मैं अमित कुमार सिंह हूँ, मैं हिंदी में अगर बोल रहे हो तो, या माई सेल्फ अमित कुमार सिंह, आई एम फ्रॉम डैश डैश प्लेस, है ना। ये सारा कुछ आप लाइन से बोलते हो, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई 10th ग्रेजुएशन, ये सब कुछ आप लाइन अप करके बताओगे।
इंट्रो की एक फॉर्मेट हर किसी के पास होनी चाहिए। आजकल के बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन मुझे बड़ा इत्तेफाक लगता है अगर उन्हें कह दिया जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चिट्ठी लिखो किसी प्रॉब्लम को लेकर के, अस्पताल की समस्याओं के बारे में, नहीं लिख पाएंगे। यही कारण है कि जो सरकारी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है, क्योंकि कोई कहीं चिट्ठी नहीं लिख रहा है आजकल, है ना। देखो, सरकारी जो हॉस्पिटल्स थे या स्कूल थे वो कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने अच्छे थे कि आप में अगर काबिलियत है तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते थे। जो पुराने लीडर हैं आप उनको देखो, वो कोई प्राइवेट स्कूल से उन्होंने नहीं पढ़ाई की है, लिमिटेड है जो प्राइवेट, वो सब सरकारी से पढ़े हैं। लेकिन आज सरकारी से पढ़ के कोई बहुत तीर नहीं मार पा रहा है, क्योंकि किसी को चिट्ठी लिखने नहीं आती, कोई कंप्लेन करने नहीं जा रहा है आजकल। ये बस ऐसे ही ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होगा, रेस्पेक्ट दोगे। प्रिजुडिस, सपोज दैट वो किसी नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, आप अलग जाति के हो, आप अमीर हो, वो गरीब है, वो बहुत कम उम्र में क्रिमिनल बन गया, उसकी सोच से क्रिमिनल्स की सोच मिल रही है, फिर भी आप उसे जज नहीं करोगे। नहीं, देखो मैं बता रहा हूं, जिंदगी में आपके भी और हमारे भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होंगे जिसमें आप खुद वो काम करोगे जो आपने कभी नहीं सोचा था, और लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था। आपके अपने माता पिता भाई बहन वो बिहेवियर करेंगे जो आप कम से कम 1 साल शौक में रहोगे कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने किया, बहन ने किया, भाई ने किया, जिसकी मैंने जान बचाई उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। आप सोचोगे कि यार उसकी मैंने जान बचाई, उसकी मैंने इतनी मदद की, वो भी मेरे को मदद करता था, इतना अच्छा सब कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया। तो यहां 2 चीजें होती हैं, आप उस गहराई में जाओगे कि वाकई में क्या हुआ था कि ये विचार बदल गए, भाव बदल गया, तो आप उसके बाद देखो रियल रीजन, रियल कारण पे जब आप पहुंच जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। दूसरा है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। डिग्निटी इन द सेंस, अब ठीक है आपने उसको बोल दिया कि अरे आओ यार चाय पिलाते हैं, लेकिन अब ये बात थोड़ी है कि कंधे में हाथ रखा, अरे सर आओ चलो चलो, आपसे गाली गलौज में बात करने लगे। जब भी वो इस तरीके की बात, उसको याद दिलाओ, अरे हेलो ध्यान से, मैं तुम्हारा सर हूं, मैं तुम्हें काउंसलिंग देने आया हूं, थोड़ा तमीज से। तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि वो अपनी लिमिट में रहे, क्योंकि ऑल्दो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है भाई, गलती कर सकता है या कर सकती है। समझ रहे हो आप इस चीज को जो मैं कह रहा हूं। तो ये सारा काम आपको करना है, ये बार बार पूछा जा रहा है, मैं बता रहा हूं। अगर इन सब चीजों को आपने ध्यान नहीं, रेस्पेक्ट द क्लाइंट, उसके बाद आपको अपनी भी डिग्निटी बरकरार रखनी है, उसकी भी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन शेयर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू मस्ट रिमेन प्राइवेट। इंफॉर्मेशन जो भी शेयर किया जाएगा वो प्राइवेट, वो सिर्फ सोशल केस वर्कर या एजेंसी के पास जो उसको अगर जरूरत पड़े तभी देना है। वर्कर शुड एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। वर्कर को एक्सप्लेन करना है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारा ये स्टेटस जानना चाहता हूं, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है तो मुझे ये बताओगे डिटेल में, तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज क्लियर सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है ना। आपको अपने लिए जो लिखना है लिखो, इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है लिखो, वो मैटर नहीं करता है। उस व्यक्ति को, जैसे मैंने बोला ना, उस पर्सन को समझाना है क्लियर लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल। आपके लिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो कोई चीज नहीं है वो, तो उसको नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, सामने वाला कुछ नहीं समझता है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, मैं बार बार ये इसलिए एग्जांपल देता हूं, मैं कोर गांव में जाता था और वहां पे जाने के बाद मुझे यह एहसास होता था कि मेरी पढ़ाई मेरे लैंग्वेज में उनके रूप में दिखनी चाहिए। मैं कितना भी विद्वान हो, मैं जाता था तो बोलता था हाँ ठीक सही ना। अब बताओ, सोचो आप बीएचयू में जाओगे, आप डॉक्टर्स हैं वहां, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी भोजपुरी में बात करते हैं। इससे सामने वाले को लगता है नहीं वाह डॉक्टर साहब तो भोजपुरी में बात कर रहे हैं, इनका गोली तो हमको शूट करेगा ही। तो एम्प्लॉय एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स। जैसे कई वारदात जिंदगी में होंगे, जब उसकी चर्चा आपसे होगी तो आप लोगों को ऐसे कह रहे वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं क्या बोलूं, ये हो गया वो हो गया, बाप रे, परेशान हर कोई होता है। ये रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स है। आप किसी का नाम लोगे आपका मिजाज बिगड़ जाएगा, अरे बहुत नीच आदमी है यार, उस पर मैंने क्या नहीं किया, ये किया वो किया, उसने पूरा जड़ खराब कर दिया, ये मतलब तमाम सारी चीजें आप उससे कहने लगते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपका रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था,
रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, ठीक है। टाइमिंग एंड एनवायरमेंट, कंडक्ट इंटरव्यू इन सुटेबल सेटिंग इंश्योरिंग कंफर्ट एंड प्राइवेसी, टाइम शुड बी अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट फॉर डिस्कशन, टाइम जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड इवेल्युएशन आपको करना है, जैसे आपने रिकॉर्डिंग की तो आप पर्पसफुलनेस याद करो, पर्पस जो आपका था वो आपने चीज रिकॉर्ड किया और उसको इवेल्युएट करोगे कि क्या मैं जो चीज जानना चाहता था क्या वो बच्चा को अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो क्या वो सुधर नहीं सकता है, इस चीज को फाइंडिंग्स निकल के आई कि नहीं, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट था कि नहीं, या वो नशे में इंटरेस्टेड था। तो ये आप एक्यूरेसी एंड प्रोग्रेस आप उसका नोट करोगे, हर बार जाओगे प्रोग्रेस नोट करोगे, अच्छा इस बार उसने 2 चैप्टर पढ़े, बढ़िया है, कौन से चैप्टर पढ़े, ये चैप्टर पढ़ा, कौन सा एक्टिविटी किया उसने, गेम्स खेला उसने, लूडो खेला उसने, दोस्तों के साथ अच्छे से बात की, ये सब प्रोग्रेस हो रहा है। काउंसलिंग का ये सारा कुछ है। देखो आजकल के बच्चों में एक चीज कॉमन है, उनको बहुत कम एरिया मिलता है घर में ही कि वो रहें और कुछ सीखें। बेहतर हो कि आप सब इस चीज को सोचो, क्योंकि जिंदगी में जिंदगी ही नहीं बची है आजकल। मुझे याद है कि मतलब बच्चों को एरिया ही नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे 2 BHK में रह रहे हैं, उसी BHK में खाना खेलना रहना सब कुछ। एक बार कभी पार्क में निकले, घर भी पहले बड़े बड़े होते थे, बच्चे मजबूत होते थे, आप समझो। अब थोड़ा आते हैं केस वर्क रिकॉर्डिंग पे। देखो केस वर्क रिकॉर्डिंग बेसिकली ये रिकॉर्डिंग समझ लो आप, ग्रुप वर्क में भी रिकॉर्डिंग आएगा, उसमें भी ये चीजें होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग के कुछ नियम तो कंप्लीट एक जैसे होंगे। रिकॉर्डिंग इन द केस वर्क रेफर्स टू सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोफेशनल इंटरैक्शन। हो सकता है ये आप नोटबुक पे रिकॉर्ड करके एक्सेल सीट में करो, ठीक है। जैसे आप कोरोना आया था, मैं कोरोना टाइम में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, कोरोना टाइम में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीट आता था, आपने शायद नहीं देखा हो, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। बहुत बड़ा वो सीट रहता था, गूगल सीट या एक्सेल सीट जो कह लो आप, उस सीट पे सारी डिटेल्स रहती थी, कब उसको पॉजिटिव पाया गया, कब उसकी काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट कॉल कब हुआ था, उसमें क्या क्या लक्षण है, अभी कोई गया था कि नहीं विजिट करने। मैं कोविड पेशेंट के घर पे जाता था विजिट करने, और आपको यकीन नहीं होगा कि उनके घर पे जाने का एक अलग एक्सपीरियंस होता। फर्स्ट कोविड पेशेंट के जब 2 भाई थे, जब मैं घर पे गया था उनके विजिट करने, तो मेरी खुद मैं पूरा पीपीई किट पहन के गया था, समझ रहे हो आप। तो इतना डर था, मैंने उनको देखा, बोला कि ठीक है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट करना था कि भाई वो आदमी जिंदा है, उसका होम लोकेशन क्या है, बहुत नियम था ना, आप कोविड भूल गए होगे, याद करो। उसमें घर के चारों तरफ वो बहुत लोग बैरिकेडिंग लगा देते थे, ये सारा चीज होता था, ठीक है। तो सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन था तब ना हमारे पास, प्रोफेशनल इंटरेक्शन का, कब हमने कॉल किया ये भी था, ऑब्जर्वेशंस, असेसमेंट्स एंड इंटरवेंशंस मेड विथ अ क्लाइंट, इट इज बोथ अ टूल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक टूल था प्रैक्टिस का और एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है रैंडम, अरे सर क्या नाम था उस पेशेंट का, फटाक से निकल जाएगा सारा डिटेल, है ना, आपके पास रिकॉर्ड है तभी तो, जैसे ये हमने चीज अच्छे से लिखा है तभी तो आप पढ़ पा रहे हो, नहीं लिखा होता इधर उधर लिखा होता तो क्या मैं पढ़ाता आपको। टूल ऑफ प्रैक्टिस भी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, याद रखिएगा ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। डिफिनेशन, मैरी रिचमंड ने सबसे पहले केस वर्क रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी, और इन्होंने ही डिफाइन किया था अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिटन अकाउंट ऑफ ऑल दैट ट्रांसपायर्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड क्लाइंट। अब क्या मैराथन क्लासेस शुरू करनी चाहिए, बताइएगा जरा हमें। इन सिंपल टर्म्स, केस वर्क रिकॉर्डिंग रिटन मेमोरी ऑफ द हेल्पिंग प्रोसेस, रिटन मेमोरी अगर आपका नोट कर रहे हो आप तो ये होनी चाहिए। चलो भैया आ जाओ, सीधा समझो। देखो हमारा अभी बैच जो है वो 60% ऑफ पे आपको मिल रहा है, बैच, मॉक टेस्ट एंड ये आपको स्टडी मटेरियल। तो आप अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप अगर ऑफर का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो तो मुश्किल है कि आप एग्जाम निकाल पाओ। पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग आ जाइए, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉलोइंग ऑफ इंटरवेंशंस। आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप प्लानिंग करोगे, अच्छा इसको इतने दिन के बाद काउंसलिंग की जरूरत है, फिर फॉलो अप करोगे, सही है ना, इसी के लिए कर रहे हो ना। कोई सर्विस दिया जा रहा है भाई, उसके बाद जाओगे, उसके बाद पूछोगे कि अच्छा ठीक है, नहीं लग रहा है इसको 7 दिन में मिलने लग रहा है, 3 दिन में ही मिलना चाहिए, 3 दिन में उसको टास्क दिया तो 3 दिन में देखना पड़ेगा इसको। सुपरविजन, इनेबल सुपरवाइजर्स टू गाइड एंड इवेलुएट वर्कर्स। सुपरवाइजर्स को आप कई बार डेटा देते हो, वो गाइड करते हैं आपको कि नहीं यहां आप गलत कर रहे हो, वर्कर को इवेलुएट करने के लिए।
इवेल्युएशन, एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स यूज्ड। जो मेथड्स है उसका इवेल्युएशन भी करते हो कई बार, मेथड सही है गलत है। अकाउंटेबिलिटी, प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर एजेंसीज एंड लीगल पर्पसेस। कई बार कोर्ट के समक्ष भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा होगा कई दफा मैंने ये सुना है कि कोर्ट रिपोर्ट मांगती है एज अ सोशल वर्कर कुछ लोगों से कि भैया ये आप कर रहे हो तो आप बताओ इसमें क्या रिपोर्ट है। आपने इसकी काउंसलिंग की है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स होते हैं, वहां जाते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं। रिसर्च एंड टीचिंग, सर्व एज अ मटेरियल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन एंड केस स्टडी रिसर्च। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हेल्प्स द वर्कर क्रिटिकली रिव्यू देयर ओन प्रैक्टिस, हेल्प्स द वर्कर क्रिटिकली रिव्यू देयर ओन पर्पस प्रैक्टिस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग में क्या होगा, प्रिंसिपल्स जान लो पहले। पर्पसफुलनेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं है रैंडमली चलेगा रिकॉर्ड करना, नहीं, पर्पस होना चाहिए। एवरी एंट्री मस्ट हैव ए क्लियर एम, गोल होना चाहिए आपका। एक गोल होगा कि भाई हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इस इंसान को 2 सालों में एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कोर्ट में अपील दायर करे कि नहीं अब ये सुधरने के कगार पे है, इसको छोड़ दिया जाए। होते हैं ना, आपने वो निर्भया रेप कांड का केस का एक जो अक्यूज था उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग था तो उसको जेल से रिहाई मिल गई। बाकी सब तो किसी ना किसी तरीके से मारे ही गए। एक जेल में ही मर्डर कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, एक को मार दिया किसी ने, क्या हुआ, ऐसे करते करते सब मर गए, एक बचा था बस। तो पर्पसफुलनेस होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड इंप्रेशन, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, यूज सिंपल प्रिसाइज लैंग्वेज, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स आइडेंटिटी एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिकॉर्ड्स इवेंट्स इन सीक्वेंस दे अकर, आपको जो ऑर्डर में बताया जा रहा है इवेंट्स को उसको रिकॉर्ड करना है। ब्रीविटी एंड रेलेवेंस, फोकस ओनली ऑन द सिग्निफिकेंट डिटेल्स, फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डिटेल। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं, ब्रीविटी मतलब संक्षिप्तता होनी चाहिए। अब बहुत चीजें उसने बताई कि सर मैं गया उस दिन बड़ी बारिश हुई थी, तो ठीक है आपने इतना लिख दिया बहुत बारिश हुई थी जिस दिन मर्डर हुआ या जिस दिन उसने कुछ क्राइम किया, लेकिन नाला भी भर गया था सर, मैं क्या बताऊं मेरे पैंट खराब हो गए। अब ये तो इरिलेवेंट है ना भाई, बारिश हुई है, कोई आदमी जा रहा है तो ये सब चीजें होंगी, उसकी बाइक खराब होगी। सिर्फ सिग्निफिकेंट डिटेल कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से मैं और चिढ़ा हुआ था, समझ में आ रहा है, ठीक है। एनालिटिकल इंसाइट, नॉट जस्ट नैरेटिव बट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड डिफिकल्टीज। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मेंटेन इथिकल स्टैंडर्ड्स एज रिकॉर्ड्स में बी यूज्ड ऑफिशियली। अच्छा इथिकली आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं सोशल वर्क में। जैसे डॉक्टर्स, देखो हमारे देश में क्या है कि सोशल वर्क की काउंसिल नहीं है, तो अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि जो देश जैसा है, इंग्लैंड या इन सब देशों में पहले सब चीज व्यवस्थित हो गई, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे सब चीज ठीक हो गई। अब उस तरीके से हमारा देश भी अगर डेवलप्ड रहता या ये हम करें तो डेवलपमेंट के कगार पे पहुंचेंगे, ये अच्छी बात होगी। लेकिन गवर्नमेंट को कभी भी वो अच्छी चीज नहीं लाती है जिससे उन्हीं को खतरा हो। सोशल वर्कर से गवर्नमेंट को खतरा रहता है। आपने देखा होगा करंट गवर्नमेंट ने कितने हजार एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए, एफसीआरए लाइसेंस, ताकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही ना पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उनके सत्ता को खतरा रहता है। कोई नहीं, उन अपने देश में एनजीओ बनाने चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, ये तो हमारा उद्देश्य है ना, ये याद रखिएगा। मेंटेन इथिकल स्टैंडर्ड्स एज रिकॉर्ड में बी यूज्ड ऑफिशियली, आपको इथिकल स्टैंडर्ड्स बना करके रखना है। टाइप ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग। देखो प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, हमने और क्या क्या चीज पढ़ा, ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़ा एक और प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग एंड केस वर्क रिकॉर्डिंग। ये बड़ा टॉपिक है भाई, ठीक है, ये पूरा मैं एक साथ दे रहा हूं क्योंकि ये पूछ रहा है बार बार। अब टाइप ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग में प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या है भाई, प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, अच्छा कौन सा काम कैसे हुआ वो आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है। सपोज दैट मैं आपको एक बताता हूं कि कहीं बहुत जनता मोबिलाइज हो रही है, वहां भगदड़ हो गया,
तो पूरी प्रोसेस किसी पुलिस से पूछेंगे तो वो बताएगा कि सर मैं नाका नंबर 7 पे था, वहां पे कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया कि बॉम्ब है, और इस तरीके से पूरब की दिशा से भीड़ शुरू हुई चलना और इतने लोग कुचले गए, इस तरीके से भागे, वहां निकले, ये निकले, कुछ यंग लड़के थे वो दौड़ दौड़ के भाग रहे थे तेजी से। तो ये वर्बैटिम होता है, जो भी बोले वो रिकॉर्ड करना है। व्हाट क्लाइंट सेड, व्हाट द वर्कर सेड एंड ऑब्जर्वेशन। जनरली इसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए मशीन रखे होते हैं। ये ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के लिए, आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो ना, तो वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। समरी रिकॉर्डिंग, कंसाइज अकाउंट ऑफ इसेंशियल फैक्ट्स, इंटरवेंशन एंड प्रोग्रेस। समरी रिकॉर्डिंग क्या होता है? देखो, आप जो भी फैक्ट है आपके पास, सारा तो काम का नहीं है ना। मैंने बताया ना कि भाई बारिश हो रही थी उस दिन, वो आदमी ये था, तो अब बारिश हो रही थी वो समझ में आता है। अब नाले में पानी भरा था, ये तो अब भाई भारी बारिश होगी तो नाले में पानी भरेगा। ये सारा कुछ आपको लिखना है। फोकस्ड ऑन हाइलाइट्स रादर देन डिटेल डायलॉग, सिर्फ हाइलाइट्स पे फोकस, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। और यूजफुल फॉर बिजी एजेंसी। नैरेटिव रिकॉर्डिंग, देखो समरी रिकॉर्डिंग होता है, समरी है उसमें हर चीज का। नैरेटिव रिकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे बीबीसी गई कहीं किसी गांव में, किसी प्रदूषण से लोग मर गए, तो वो कंटिन्यूअस स्टोरी सबका नोट करते हैं, बैकग्राउंड देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे। जैसे अभी एआई डेटा सेंटर बन रहे हैं, देखो एआई डेटा सेंटर जहां भी लग रहा है वहां पानी की वाट लग जा रही है। मैं आपको समझा रहा हूं, वहां के जो भी जल स्रोत है ना वो खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। आज मैं बिहार की स्थिति बता रहा हूं, जहां पे पानी एकदम बढ़िया था वहां भी पानी अब नलकूपों से नहीं आ रहा है। समझिए इस चीजों को। तो बैकग्राउंड, प्रोग्रेस एंड इंटरवेंशन जो है ये आपको पढ़ने होंगे नैरेटिव रिकॉर्डिंग में। इजी टू रीड बट में लैक एनालिटिकल डेप्थ। आप नैरेटिव रिकॉर्डिंग को पढ़ सकते हो लेकिन वो कहानी के तौर पे आपको दिखेगा। एनालिटिकल रिकॉर्डिंग, इसमें एनालिसिस होता है। सपोज दैट आप जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हो, लेकिन वो सारे रिपोर्ट बता करके तो किसी से सवाल नहीं पूछोगे, तो आप क्या कहते हो? अकॉर्डिंग टू फेसबुक डेटा सेंटर 33% ऑफ द टीनेजर्स आर गेटिंग एडिक्टेड ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अकॉर्डिंग टू किस डेटा? उनके डेटा। तो एनालिटिक्स में आपने वो चीजें देखी हैं और उस चीज को असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन आपने किया है। आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, कॉज एंड प्रोग्रेस, वेरी यूजफुल फॉर इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये याद रखिएगा, इवेल्युएशन एंड रिसर्च के लिए यूजफुल है। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट रिकॉर्डिंग, ये क्या है भाई? तो 5वां टाइप का है ये। एक चीज याद रखिएगा, एनालिटिकल रिकॉर्डिंग में ये जो टाइप है ना ये पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रिकॉर्डिंग में आपको ध्यान देना है कि क्या पैटर्न थे, क्या कॉज था और क्या प्रोग्रेस था। ठीक है, और इवेल्युएशन एंड रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है जनरली, सीधे एनालिसिस का यूज किया जाएगा। अच्छा ये एनालिसिस था, आप चलो इस पे काम करो। डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल, क्या कारण था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोज करते हैं, व्हाट इज द रीजन, ट्रीटमेंट प्लान, इंटरवेंशंस एंड रिजल्ट्स। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ अ गुड केस रिकॉर्ड। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, रेफरल सोर्स। ठीक है, अब गुड केस रिकॉर्ड अगर होगा तो आपको नेम लिखना होगा सबसे पहले, भाई किससे बात कर रहे हैं, एज, सेक्स, एड्रेस, ये सब लिखना होगा। रेफरल सोर्स यानी वो कहीं से आया था या खुद प्राइमरी था। रेफरल सोर्स में आप लिखोगे प्राइमरी अगर वो आपके पास खुद से ही आया है तो। ठीक है ना। सोशल हिस्ट्री अगर हम देखें तो फैमिली बैकग्राउंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन किसी भी चीज का। फैमिली पढ़ाकू है, बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ाकू होगा। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इन्वायरमेंट, किसी मजदूर के बच्चे को आपने अपने पिता को आइडियल बनाते नहीं देखा होगा। वो कभी नहीं सोचता है कि मेरे पिताजी आइडियल हैं, आइडियल मजदूर हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये याद रखिएगा। असेसमेंट या डायग्नोसिस, ये सब रहेगा इसमें। तो क्या हो गया, पहले आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, सोशल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या है उसकी, असेसमेंट या डायग्नोसिस क्या है, कॉजेज एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, प्रोग्रेस नोट्स, अचीवमेंट या सेटबैक्स, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके सेटबैक्स क्या क्या, क्यों ऐसा हुआ वो, टर्मिनेशन एंड फॉलोअप, क्लोजर एंड आफ्टर केयर प्लान। टर्मिनेट करते हैं इस चीज को। ठीक है, अब आपको एक्शन लेना है और रिपोर्ट हमें भेजते रहना है कि आप उस पर फंक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, ये आपको करना है।
रिकॉर्डिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट इज एथिकल एंड प्रोफेशनल। रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो ठीक है, आप वो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शनल है करो ना करो, करोगे तो आप सेफ साइड में रहोगे, प्रोफेशनली भी और इथिकली भी। प्रोसेस, कल को वो आरोप लगा दे कि नहीं इसने कुछ गलत पूछा है मेरे से, आप बोलोगे भाई मैंने लिखा है। प्रोसेस, समरी एंड नैरेटिव एनालिटिकल, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। रिकॉर्ड्स आर टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सुपरविजन एंड रिसर्च, ये याद रखिएगा, इनके एग्जाम पॉइंटर्स हैं। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल्स ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग। भैया अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी है ना वही चीजें यहां मिलने वाली हैं, इसलिए ज्यादा घबराइए मत। अच्छा ये सारा चीज हिंदी में है, तो जो भी बच्चे अगर हिंदी में देखना चाहें देख लो, यहाँ है सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ है यहाँ पे। और हमने जो भी नोट्स रखे हैं ना बहुत कंसाइज वे में रखा है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं रखा है कि आप पढ़ के पागल हो जाओ। आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, बाद में आप विद्वान बन सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ केस वर्क रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग is the written documentation of casework activity, client progress and interventions. It serves as a professional tool for accountability, supervision and research. ये तो आप जानते हो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत यूज होगा, ये टूल होगा, रिसर्च में सुपरविजन में इसका यूज होगा। पहला इसका प्रिंसिपल है पर्पसफुलनेस, क्लियर विजन होना चाहिए, क्यों कर रहे हो आप, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, सुपरविजन, रिसर्च, एवेल्युएशन, क्या करना चाहते हो आप इससे, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कोई गलती ना हो भाई, विदाउट फैक्ट्स, राइट फैक्ट्स करेक्टली विदाउट डिस्टॉर्शन, आपको राइट फैक्ट्स लिखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड वर्कर्स इंप्रेशन इंटरप्रिटेशन, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, यूज सिंपल क्लियर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अवॉइड जागरण, बहुत कठिन कठिन शब्द नहीं देना है। जार्गन लोग लिखते हैं ना, जार्गन इन द सेंस की बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड, जैसे मैं आपको बोलूं इकोनोमेट्रिक्स, आप इकोनोमेट्रिक्स में आपको डेटा में डालूंगा, अब ये भाई उसको पता थोड़ी होगा, मजदूर आदमी है। एम्बिग्यूटी, आपको कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोले उसको समझ ही में ना आए, तो आपको ये प्रोफेशनल लैंग्वेज अपने लिखिए, लेकिन उसको क्लियर लैंग्वेज में बात करिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी जो चीजें हैं, हो सकता है वो रेप विक्टिम हो सकता है वो आपको बताएं डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो, और भी चीजें हैं। MSF एक ऑर्गेनाइजेशन है, MSF, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, DWB ऐसे इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब इंडिया में। MSF एक संस्था है जो रेप विक्टिम का हेल्प करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ वो ऐसी चीजें करते हैं जो आप मतलब एक आदमी मतलब सारी तरफ से हिम्मत हार जाए उसके लिए, तो ये यहां ध्यान रखना है। रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट सिक्योरली एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन, ये याद रखिएगा। ऑथराइज यानी कि जिसको जरूरत हो, या जो एजेंसी हो, या जो वही व्यक्ति हो, उसको ही अगर कुछ सुधार करना हो, कुछ चीजें डॉक्टर्स को कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको एंट्री क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में करने हैं। डेट, टाइम एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ब्रीविटी एंड रिलेवेंस, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, आपको अननेसेसरी डिटेल पे नहीं जाना है। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरवेंशंस। एनालिटिकल इनसाइट्स, नॉट जस्ट नरेशंस। रिकॉर्ड मस्ट रिफ्लेक्ट एनालिसिस ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। आपको ये भी ध्यान देखना है, ब्रीविटी मतलब शॉर्ट में लिखो, जितना काम हो उतना ही लिखो, फालतू की चीजों को लिखो ही मत, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल नहीं लिखना है। जैसे मैंने बोला ना कि किसी दिन रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत फॉग था, तो फॉग था, एक्सीडेंट हुआ था, ये पता है 20 एक्सीडेंट्स हुए थे। अब ये है कि भाई उसमें उसके कार इस तरफ से आए, इस डायरेक्शन में लड़ा, अननेसेसरी डिटेल है। एनालिटिकल इनसाइट्स पे आपको लगता है कि उसके फेस एक्सप्रेशन से वो एंजाइटी, वो बेचैनी, वो थकान दिख रही है, तो आपको लिखना है कि ये बोलते वक्त कोस्ट में लिखना है एंजाइटी फेस, ठीक है, ये आपको लिखना है। रिकॉर्ड्स मस्ट रिफ्लेक्ट एनालिसिस ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, क्लाइंट के प्रॉब्लम को वहां लिखना है, ठीक है। उसको वाकई में प्रॉब्लम क्या है, उसको शारीरिक पेन है या मानसिक पीड़ा है, यार नहीं यार उसने मुझे बहुत मैंने झेला है उसकी वजह से, हर कोई झेलता है। स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्ड्स आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड मे बी यूज्ड इन सुपरविजन, ऑडिट्स एंड लीगल सेटिंग्स, ये याद रखिएगा। हेंस दे मस्ट मीट एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एग्जाम पॉइंटर्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको मोटा मोटी याद रखना है, इंटरव्यू में पर्पज, रैपिड पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनालिसिस होना चाहिए। ये आप अगर करते हो तो मेरा ये पूरा भरोसा है कि आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। जो भी बच्चा लास्ट तक देख रहा है ये वीडियो,
जो भी, चाहे वो पेड में देखे या कहीं देखे, कोई मैटर नहीं करता, उनको मैं बता दूं कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।